एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियो विद दिव्या। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के थर्ड फिजिकल फीचर्स के साथ आए हैं, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या खासियत है, इंडिया के किस पार्ट में ये इसका लोकेशन है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेनिनसुला क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ वाली फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि पेनिनसुला क्या है। इट इज अ लैंड मास कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। ठीक है, जैसे आप इस में देख रहे हो कि ये इंडिया का सदर्न पार्ट है और इसका जो शेप है इट इज एन इरेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, और ये जो है तीन जगहों से पानी से घिरा हुआ है। अब ये आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जो है इंडिया के वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी लाई करता है, इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में क्या आता है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ लैंड जो पानी से तीन साइड से घिरा हुआ हो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या हुआ, इट इज एन एलिवेटेड लैंड मास विद अ फ्लैट टॉप। जैसे आपका पहाड़ भी क्या है, वो भी एक एलिवेटेड लैंड मास है, पर उसका टॉप जो है वो फ्लैट नहीं होता है। ठीक है, वो कॉनिकल होता है। लेकिन जो अगर प्लेट्यू की बात करेंगे, वो भी एलिवेटेड लैंड मास है लेकिन उसका टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो प्लेट्यू क्या है, इट इज एन एलिवेटेड लैंड मास विद अ फ्लैट टॉप लैंड। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे अगर इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, इट इज अबाउट 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स एंड इसका जनरल एलिवेशन जो है वो कितना है, 600 टू 900 मीटर। ठीक है, तो प्लेट्यू क्या होता है, एलिवेटेड लैंड मास जिसका टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है, लेकिन माउंटेन का जो टॉप है वो क्या होता है, कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, ये था आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सॉरी, प्लेट्यू क्या होता है और पेनिनसुला हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, एक्चुअली हमने जब हिमालयस की फॉर्मेशन डिस्कशन किया था उसके बारे में, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जो आपका पूरा जो आपका ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब पहले इकट्ठे थे एक साथ, एक ही लैंड मास था जिसको हमने पेंजिया कहा था। ठीक है, तो अगर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, सो ये प्लेट्यू कैसे बना है, ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, हमने वहाँ क्या डिस्कशन की थी कि जो पेंजिया था, वो एक होल लैंड मास था, सिंगल लैंड मास था। जब वो ब्रेक डाउन हुआ, वो टू पार्ट में ब्रेक डाउन हुआ। उसका अबव वाला पार्ट था वो लॉरेशिया था और जो साउथ वाला पार्ट था वो क्या था, गोंडवाना लैंड। सो ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड फर्दर ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। ठीक है, और जब हमारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की ड्रिफ्टिंग हुई टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, तो ये जो है प्लेट्यू वाला पार्ट जो है ये उसी के साथ क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, और ये इंडिया की जो है वो एक फिजिकल फीचर बन गई, इंडिया का पार्ट बन गया। मतलब कि हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले ही हमारे पास क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ऑलरेडी गोंडवाना लैंड में प्रेजेंट था और ड्रिफ्टिंग की वजह से ये इंडिया के साथ जो है, इंडिया यूरेशियन प्लेट के साथ जो आपकी कन्वर्जेंस हुई है और ये इंडिया का जो है वो पार्ट बन गया। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। जैसे हम हिमालयस को बोलते हैं ना कि ये यंग है, रिसेंट लैंडफॉर्म है, लेकिन जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ओल्डेस्ट है, ये पहले से ही गोंडवाना का पार्ट था। इट इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग of the Indo-Australian plate towards the Eurasian plate, it became the part of the India
एंड इट इज कॉल्ड एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि पेनिनसुला में लाई करता है, इंडियन पेनिनसुला में लाई करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू योर क्लास 9th ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका नॉर्दर्न ब्लॉक आएगा जिसमें आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आता है, और दूसरा आता है आपका सदर्न ब्लॉक जिसमें आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो नॉर्दर्न ब्लॉक मोस्टली आपका इट इज लाइंग अबव द नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर वाला जो आपका एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और ये मोस्टली मालवा प्लेट्यू के मेजर एरिया को कवर करता है। ठीक है, अगर सदर्न ब्लॉक की बात की जाए, लाइंग बिलो द नर्मदा रिवर, एंड ये आपका आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अबव द नर्मदा रिवर it is the central highlands, and below the नर्मदा रिवर जो सदर्न ब्लॉक में है वो क्या है आपका, डेक्कन प्लेट्यू है, और ऑलमोस्ट ये क्या है आपका, ट्रायंगुलर इन शेप है। ठीक है, परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है, इरेगुलर शेप है, बट इट इज इन ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ये दो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू के, सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड वन इज योर डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, आगे चलेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने जो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, द विंध्यान रेंज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये आपका जो नर्मदा रिवर है, अभी पीछे हमने पढ़ा। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसके अबव जो है वो क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में आपका क्या आ जाएगा, विंध्या रेंज आ जाएगी। ठीक है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या आ जाएगी आपकी, अरावली रेंज आ जाएगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली, साउथ में क्या आ जाएगी, विंध्या रेंज। ठीक है, the further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान। जैसे आप नीचे वाले मैप में भी देख सकते हो कि ये आपका पूरा अरावली का रेंज है, गुजरात से लेके दिल्ली तक। ठीक है, यहाँ तक आपका सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, उसके बाद जो फर्दर आपकी एक्सटेंशन है इसकी, इट मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के सैंडी और रॉकी डेजर्ट के साथ ये मर्ज कर जाती है। ठीक है, आपको पता ना ये वाला एरिया जो है राजस्थान का, ये डेजर्ट एरिया है। ठीक है, और अरावलीज क्या है, दीज आर हाईली इरोडेड एंड exist as broken hills। ठीक है, these are broken hills and these are highly eroded, इनका काफी ज्यादा इरोजन हुआ है। They serve as the definitive western and northwestern margins of the peninsular plateau, making the final transition before the land gives the way to the sandy and rocky deserts of Rajasthan। वही हमने भी पढ़ा कि ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका राजस्थान का सैंडी और डेजर्ट एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन। अब ये जो आपका नर्मदा के ऊपर वाला एरिया है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी रिवर्स हैं, चंबल, ये रही आपकी चंबल रिवर, ये मैं सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आपकी सिंध, सिंध रिवर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी बेतवा, ये बेतवा आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी केन, ये आगे केन। ठीक है, तो ये वाली रिवर्स जो हैं इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेंट्रल हाईलैंड जो है इसको ड्रेन करती हैं। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि इनका सबका डायरेक्शन क्या है, इस इसमें, मतलब यहाँ से इस तरफ को इनका डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि फिर इस एरिया का स्लोप जो है वो
किस तरफ है, ठीक है। पानी किस तरफ बहेगा, जहां पे उसको स्लोप मिलेगा, ठीक है, जहां पे उसको स्लोप मिलेगा वहीं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट फिर हाई है और यहाँ की तरफ जो है ये पानी आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ की मेन रिवर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे ये वाइडर है, ठीक है। लेकिन अगर ईस्ट की बात करेंगे यहाँ पे ये नैरो हो जाते हैं, ठीक है, इनकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है। फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस, सेंट्रल हाईलैंड्स की जो फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस हैं, जिसमें आप लोकली इनको कहते हैं, ये रहा आपका बुंदेलखंड, यही है आपका बागेलखंड, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया, ठीक है। ये जो है फर्दर इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है किसकी, सेंट्रल हाईलैंड की। और जो आपका छोटा नागपुर वाला एरिया है, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, यहाँ बहती है ये रही आपकी दामोदर रिवर, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स, इनको लोकली क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू की फर्दर आपकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जहां से आपकी रिवर कौन सी फ्लो करती है, दामोदर रिवर फ्लो करती है, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सो। नेक्स्ट चलेंगे, अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू, इट इज एन ट्रायंगुलर लैंड मास, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, ट्रायंगुलर लैंड मास है। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में जो है सतपुरा रेंज आपको मिल जाएगी, आप यहाँ भी देख सकते हो और आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। While the Mahadev, Kamur and Mekal range form its eastward extension, अब यहाँ पे आप महादेव हिल्स देख सकते हो, कैमूर देख सकते हो, ठीक है। ये इसकी क्या है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस बनाती हैं। तो ये आपका क्या आ गया, दक्कन प्लेट्यू। इसके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पे मिल जाएंगे आपको वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर जो है आपका इरेगुलर टाइप ऑफ ट्राइंगुलर शेप जो है आपका दक्कन प्लेट्यू का आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका दक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट चलेंगे, अच्छा, अब डेक्कन प्लेट्यू जो है, आपको ना इसका कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी दिखेगा। एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। इसको लोकली क्या कहा जाता है, मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है। मतलब आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो कुछ पार्ट है वो आपको कहाँ दिखेगा, ये इस वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के इस वाले एरिया में, जिसको लोकली मेघालय कार्बी एंगलोंग और नॉर्थ कैहर हिल्स भी कहा जाता है। और ये जो है एक फॉल्ट से सेपरेटेड है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। क्या हुआ था, जब आपकी इंडियन प्लेट जो है हिमालयाज के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हुआ कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है उसकी मूवमेंट हुई, और उससे क्या हुआ, एक बड़ा सा फॉल्ट जो है वो डेवलप हुआ। तो जब वो फॉल्ट बना और जो बीच का एरिया था उसको एक डिप्रेशन बन गया, और बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन जो है यहाँ पे आपका ये पूरा एरिया जो है वो भर गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एरिया जो है आपके जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग हो गया बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ फॉल्ट। और ये फॉल्ट कैसे बना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, बिकॉज यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है इट थर्स टुवर्ड द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ की प्रोमिनेंट रेंजेस कौन सी है, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, ये आपकी मेघालय में है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये इंडिया के आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपके पेनिनसुलर का ही हिस्सा है, बट इट इज सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ
हिमालयाज। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलेंगे। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, समटाइम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये दोनों में एडजस्टेबल है, मतलब आपके पास इतने पॉइंट्स हैं कि आप इसको 5 नंबर में भी कर सकते हो, और 3 नंबर में तो आपको इतना लिखना होता भी नहीं है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्या है आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो दोनों डायग्राम्स में, दोनों जो रिटर्न है इसमें देखते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड टॉरिंग, डिसकॉन्टिन्यूस, हाईली इरोडेड। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ये रहा, ये कॉन्टिन्यूस रेंज है। ठीक है, इतना डाइसेक्शन यहाँ पे नहीं है, इतना ब्रोकन पार्ट यहाँ पे नहीं है, बट लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, और काफी ज्यादा यहाँ पे इरोजन होता है। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट, एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। ठीक है, यहाँ पे आपकी महानदी रिवर है, यहाँ से लेके जो साउथ में आपके नीलगिरीज हैं, यहाँ तक इसकी क्या है, एक्सटेंशन है। ऑब्वियसली ये भी आपके ईस्टर्न कोस्ट के ही पैरेलल चलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 1500 मीटर है। ठीक है, और ये जो है नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग नॉर्थ टू साउथ, मतलब साउथ वाले एरिया में इनकी एलिवेशन ज्यादा है, किसकी, वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, और उसके बाद अगर एवरेज एलिवेशन देखी जाए ईस्टर्न घाट्स की, तो वो ओनली कितनी है आपकी, 600 मीटर। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स को ना एक लोकल नेम से भी जाना जाता है, सिहादरी। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको सिहादरी कहा जाता है, नीलगिरीज कहा जाता है इनको कर्नाटका तमिलनाडु में, अन्नामलाई और कार्डमम कहा जाता है इनको केरला में। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इसके अपने अपने लोकल नेम्स है, तो मतलब मोस्टली सिहाद्री काफी फेमस है, तो याद रखना है कि सिहाद्री इज वन ऑफ द नेम ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस रेंज है, लाइंग पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो दे आर डिसकॉन्टिन्यूस रेंज। डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे जो आपके यहाँ रिवर्स है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, ये सारी यहाँ से फ्लो करती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ इरोजन भी होता है, तो इसकी वजह से क्या है आपकी डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, की रेंजेस आपकी ईस्टर्न घाट्स की कौन सी हैं, जवादी, पालकोंडा, नल्लामला, महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, ये आपकी ईस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है, ये रही महेंद्रगिरी, ये आर्मा कोंडा, इसको एक्चुअली जिंदा गाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर पीक्स की बात करेंगे, तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी, अनाईमुडी। ठीक है, उसके बाद आती है डोडा बेटा। अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट आती है आपकी जिंदा गाड़ा, और इसको हम यहाँ पे आर्माकोंडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बट मोस्टली एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी का मेंशन है, बट जिंदा गाड़ा जो है वो इस एरिया की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, तो ये थे यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसके बाद ये जो आपका वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पासिस हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट। ये 3 इंपॉर्टेंट पासिस हैं कहाँ पे, आपके वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और जो आपके ईस्टर्न घाट्स है, दीज आर severely intersected by the major east flowing rivers महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपका जो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, इट इज हाईली डाइसेक्टेड, एंड इट इज बिकॉज यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, कौन सी, ये सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, एक बात और याद रखना कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसका जो ये वाला पार्ट है, इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, और ईस्टर्न
वेस्टर्न पार्ट की हाइट जो है वो कम है, इसलिए मोस्टली रिवर जो है आपका स्लोप इस तरफ है, तभी आपकी रिवर्स मोस्टली जो है वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ही फॉल करती हैं। और मेन रिवर्स कौन सी हैं यहाँ पे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है ईस्टर्न घाट्स जो है आपको डाइसेक्टेड मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके इंडिया में मॉनसून आता है, तो मॉनसून को मतलब इंडिया में सक्सेसफुल जो होता है उसके लिए आपके वेस्टर्न घाट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्या बोलते हैं ये। The continuous nature and sheer height of the Western Ghats form an immense physical wall। यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं, ओरोग्राफिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब हम यहाँ बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो रेनफॉल होती है जो होती है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड, द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द सीज एंड ओशंस, जो भी हवाएं आपकी सीज, ओशंस, वाटर बॉडी से होते हुए आती है ना, तो वो क्या करती हैं वहां से अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करती हुई आती हैं। ठीक है, जब अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करती हुई आएंगी तो वो हवाएं ना हैवी हो जाती हैं। ठीक है, जब हवा में नमी होगी तो हवा क्या होगी, हैवी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपका मैं इंडिया बनाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आगे हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो जैसे ही जो आपके अरेबियन सी से इंडियन ओशन से हवाएं आपकी इंडिया में आती हैं, तो इनको रास्ते में कौन मिल जाएगा जी, इनको मिल जाएगा वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब बिकॉज अच्छी हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, और क्योंकि ये हवाएं आपके अरेबियन सी से आ रही है, इंडियन ओशन से आ रही हैं, हवा नमी से भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, मॉइस्चर से भरी हुई है, भारी होती हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही ये कोशिश करती हैं पहाड़ को क्रॉस करने की, ठीक है, एक टाइम आता है कि बिकॉज ऑफ हैवीनेस, बिकॉज ऑफ ह्यूज मॉइस्चर इन द एयर, इन विंड्स में जो इतना हैवीनेस या इतना मॉइस्चर होता है, एक टाइम आता है कि ऊपर चढ़ते चढ़ते जो है इनकी हिम्मत खत्म हो जाती है और पानी में गिरा देती है। ठीक है, मतलब जैसे हमने रिवर्स के केस में नहीं पढ़ा कि जब रिवर जो है वो स्टीप स्लोप से फ्लो करेंगी तो उनको अच्छी खासी वेलोसिटी मिलती है, अच्छा बड़े बड़े पत्थर भी लटका के अपना लेके आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो प्लेस में पहुंचेंगी भाई जी उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है, तो वहीं पे पत्थर छोड़ देती हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी यही है केस कि जैसे ही पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो जाएंगी हवाएं, इतना हैवीनेस होगा बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, एक टाइम आएगा कि यहाँ पे हिम्मत हार जाएंगी और अपना पानी जो है वो मोस्टली यहाँ पे गिरा देंगी इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसी की वजह से, इसी ट्रिगरिंग इफेक्ट की वजह से ये जो हैवी जो आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जो रेनफॉल करवाती हैं बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन ही यहाँ बाधा बन रहे हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे बारिश हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो देखो कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो कितनी हेल्प कर रहे हैं इंडिया में मॉनसून्स को लाने में। ठीक है, और एक और दो वर्ड्स और है यहाँ पे ना, एक है ली वर्ड, ली वर्ड, और एक आता है विंड वर्ड, विंड वर्ड। ठीक है, कल को अभी हम जब नेक्स्ट कभी हम क्लाइमेट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उनमें तो और अच्छा डिस्कशन होगा कि मानसून का तो पूरा प्रोसेस क्या है, वो तब हम देखेंगे, बट अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहाड़ का वो हिस्सा जहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, एक बार इसको रब कर लेते हैं। पहाड़ का वो हिस्सा जहाँ पे इन नमी भरी हवाओं से बारिश हो रही है उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, समझ गए। और पहाड़ का वो हिस्सा जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि जब यहाँ पे हवा हल्की हो जाएगी पानी गिरा के तो वो इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहाड़ का वो हिस्सा जहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्दर क्लाइमेट चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन होगी, पर इतना आप याद रखिए कि वेस्टर्न घाट जो हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाने के लिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा, अब आपने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है इंडिया में, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। तो जो आपका इंडियन पेनिनसुला है, मोस्टली आपको वहां पे क्या देखने को मिलेगी? आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, जो कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, हुआ क्या था, ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, एक्चुअली ये बना है, इसका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है। ठीक है, जो आपका फ्रेगमेंटेड इंडियन प्लेट था, जब वो नॉर्थ की तरफ मूव किया, इट पास्ड डायरेक्टली ओवर एन एक्टिव ओशनिक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। मतलब मूव करते करते, देखो मैंने आपको कहा था ये प्रोसेस जो है वो कोई स्पीड वाला प्रोसेस नहीं है, बहुत टाइम लगा है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट से मिलने के लिए। ठीक है, तो उसी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ कि जो ये प्लेट थी ये किसके ऊपर मूव की, मतलब पर्टिकुलर ये वाला हिस्सा जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है, ये किसके ऊपर से मूव किया, एक एक्टिव ओशनिक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट के ऊपर से मूव किया। और वहां पे जो कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस हुई हैं, उसने इस पर्टिकुलर एरिया को लिक्विड लावा से भर दिया। ठीक है, तो जब उसकी कूलिंग हुई, ancient lava cooled, forming extensive layer of hard crystalline igneous rock। ठीक है, तो वहां पे क्या बन गई आपकी, इग्नियस रॉक्स बन गई। और विद टाइम जो है डेनुडेशन हुई, वेदरिंग हुई, और आपकी क्या बन गई वहां पे, ब्लैक सॉइल बन गई। जो आपका डेक्कन ट्रैप है, मोस्टली आपको वहां पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट व्हेन इट मूव्ड टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, तो कुछ जो आपका ये हिस्सा था, पेनिनसुला वाला पार्ट था, ये किसके ऊपर से गुजरा, ओशनिक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट की वजह से। और वहां पे कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे लावा ही लावा हो गया। जब वो कूल हुआ, आपके इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, और फर्दर वेदरिंग डेनुडेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हो गई। तो याद रखना है आपके इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी रॉक है, यहाँ पे आपकी रॉक, सॉरी कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा एक आइडियल इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब इसका फाइनल कंक्लूजन कि आपका जो इसका जियोलॉजी, टोपोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी क्या सिस्टम है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि कैसे बना, गोंडवाना की ड्रिफ्टिंग हुई, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, यहाँ पे क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, जिसने ब्लैक सॉइल को यहाँ पे जन्म दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या है, टिल्टेड टोपोग्राफी है। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका वेस्टर्न पार्ट जो है पेनिनसुला का, वो क्या है, वो ऊंचा है। ठीक है, और उसकी स्लोप है इस तरफ, तभी मोस्टली आपकी सारी नदियां जो हैं वो इसी तरफ जो है वो फ्लो करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर एवरीवन? और जो भी आपकी नदियां हैं, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, वहां पे डाइसेक्ट करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई जाती हैं, इसलिए आपका जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न घाट्स है, ये क्या है आपका, डाइसेक्टेड है, ब्रोकन है। ठीक है, तो ये था आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू अकॉर्डिंग टू क्लास 9 ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 का पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट लेके आएंगे। So stay tuned and thank you so much for watching my videos.